अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है रेजिस्टेंस, और इसका मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। फिर जब कॉन्सेप्ट समझ के इंशाल्लाह आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको तमाम बातें डिटेल में जो समझ में आई होंगी वो और ज़्यादा जो है वो अच्छी हो जाएंगी, उसके कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। रेजिस्टेंस ये वही ओम्स लॉ से रिलेट करता है। ओम्स लॉ में जो हमने कांस्टेंट रखा था आर, ये वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि इसका एक सेपरेट टॉपिक ओम्स लॉ के बाद मौजूद था। ओम्स लॉ हमने पढ़ा 15.3 में, तो उसके बाद हमें रेजिस्टेंस दे दी। तो अब रेजिस्टेंस को डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई रेजिस्टेंस होती क्या है, इसके जो है वो आपको इसके लफ्ज़ से ही समझ में आ रहा होगा, इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत। मज़ाहमत से क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गली से आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपका दुश्मन रहता है। ठीक है, मज़ाहमत ये आप हैं, एक गली से आप जा रहे हैं और जिस गली से आप जा रहे हैं वहाँ पर आपका एक दुश्मन रहता है और काफ़ी हट्टा कट्टा दुश्मन है आपका। ठीक है, और डंडा लेके खड़ा हुआ है आपके लिए। तो जैसे ही आप इस गली से जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको मारेगा। मारेगा यानी वो आपको रोकेगा, आपको जाने नहीं देगा। तो बस वही चीज़ क्या होती है, रेजिस्टेंस, यानी किसी चीज़ को जाने देने से रोकना या किसी चीज़ के पाथ को रोकना। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बिल्डिंग तक आप चले जाएं, ठीक है, लेकिन उस बिल्डिंग तक जाने से पहले आपका जो दुश्मन है वो खड़ा हुआ है आपके रास्ते में, जो कि आपको पीटना चाहता है या जो कि आपको रोकना चाहता है। चले, पीटना चाहता ही नहीं लेते हैं, रोकना चाहता है। तो यही चीज़ आपके पास क्या होती है, यही चीज़ आपके पास होती है रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कोशिश करते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन के दुश्मन या इलेक्ट्रॉन के लिए मज़ाहमत क्रिएट करते हैं हमारे पास एटम, जिन्हें पॉजिटिव चार्ज भी कह रहे होते हैं यहाँ पर। तो वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब देखें, उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, ये आपके पास एक वायर है जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ। अब इतना बड़ा वायर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वही जो वायर आप यूजुअली इस्तेमाल करते हैं उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया मैंने। ठीक है, उस वायर को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया। ये आपके पास वायर है। अब इस वायर में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर में क्या कर रहा है, करंट फ्लो। देखें, जो मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से समझ लें, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो रेजिस्टेंस ये होती है कि जब भी करंट फ्लो करे और उसको रेजिस्टेंस मिले, यानी वो आगे ना बढ़ पाए, तो इसे आप कहते हो रेजिस्टेंस। जब भी करंट आगे बढ़ने की कोशिश करे तार में और वो ना बढ़ पाए, ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन है कि जब भी कोई करंट तार में आगे बढ़ने की कोशिश करे लेकिन वो आगे ना बढ़ पाए, ये होती है आपके पास रेजिस्टेंस। इसके फॉर्मूले, यूनिट, तमाम चीज़ों पर आते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। तो देखिए, आपको पता है कि कोई भी चीज़ एटम से मिलके बनती है, एटम। ठीक है, ये मैंने एटम बना दिए हैं यहाँ पर, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी बना रहा हूँ। ठीक है, ये एटम है। अब इधर जो है ना, वो एटम को आप क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव आइंस। ठीक है, इसको आप कह रहे हैं पॉजिटिव आइंस। इधर इसको ना एटम नहीं कहा जा रहा होता है, पॉजिटिव आइंस। अब आप केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पॉजिटिव आइंस का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो आइंस बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो नेगेटिव आइंस बन जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो पॉजिटिव आइंस बन जाता है। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ेगा तो इससे टकराएगा। वायर में यही काम हो रहा होता है, जो कि मैं आपको एक माइक्रो बड़े लेवल पे करके दिखा रहा हूँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये आगे बढ़ेंगे तो ये इन पॉजिटिव आइंस यानी एटम से टकराएंगे। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी का लॉस होगा। क्या होगा, उस एनर्जी की वजह से एनर्जी का लॉस होगा, और ये एनर्जी हमेशा आपको हीट की फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी। फिर बता रहा हूँ कि भाई देखो, जब आप हो अपने दुश्मन के पास गए, लड़ाई हुई, तो एक गर्मी निकली ना, खून खराबा हुआ, मार पिटाई हुई, तो वहाँ पर खून निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खून नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन में खून नहीं है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, एनर्जी है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपना हाथ से रगड़ें तो भी आपको हीट एनर्जी महसूस होगी। ठीक है, आपका हाथ गर्म हो जाएगा ना।
तो इसी तरह से जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकरा रही है तो हीट एनर्जी निकलती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। फ्रिक्शन, बेसिकली यहाँ पर फ्रिक्शन ही हो रही होती है ना, इंटरनल फ्रिक्शन हो रही है दो चीज़ों के दरमियान। तो इस तरह से आपके पास क्या हो रही होती है, रेजिस्टेंस हो रही होती है आपके पास। अब रेजिस्टेंस बड़े काम की चीज़ है भाई, ये है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें ख़त्म करना है, नहीं, ये बड़े काम की चीज़ है, ये सर्किट में बहुत काम जो है हमें देती है। अब कैसे, कभी आपने देखा है कि आप जो है वो टीवी देख रहे हैं, पुराने ज़माने की टीवी हम सब ने देखे, ये चलाई हैं, हम इतने नए तो नहीं हैं, पुराने ज़माने से ही आगे आए हैं। तो वो टीवी देख रहे हैं आपको पता होगा टीवी में वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का बटन आता था। एक बटन दबाते थे आप, अगर वॉल्यूम अप का बटन दबाते थे तो स्पीकर तेज़ चलता था और आपको ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देती थी। वॉल्यूम डाउन का बटन दबाते थे तो स्पीकर कम तेज़ हो जाता था, कम आवाज़ आती थी। अब वो होता कैसे था, कभी इसके पीछे का लॉजिक देखा है, वो भी यहाँ पर आपको बात अभी समझ में आ जाएगी। पहले मैं ये थोड़ा सा समझा दूँ फिज़िकली, मतलब जो फिज़िक्स में चीज़ें वो समझा दूँ, उसके बाद फिर इसकी एक एग्जाम्पल भी समझाऊँगा जो कि बुक में ही गिवन है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। फॉर्मूला उसी से ड्राइव हुआ है आपके पास, V = IR से ड्राइव हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है। क्या करना है, V को उधर ले जाना है, तो आपके पास क्या आ जाए, I को उधर ले जाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है, R = V/I, ठीक है। ये ओम्स लॉ लिखा है मैंने, ये ओम्स लॉ लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा है, ओम्स भाई साहब का लॉ लिखा है, ठीक है। ओम्स लॉ से मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। कभी कभार इतनी छोटी छोटी डेरिवेशंस भी होती हैं, अभी आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहे हैं तो बड़ी बड़ी डेरिवेशंस भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अच्छा, तो ये आपका तो फॉर्मूला आ गया। अब इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, सैम्बल तो आपको पता चल गया। सैम्बल इसका क्या है, इसका सैम्बल जो है वो R है, ठीक है। R का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, V क्या है, V जो है वो वोल्टेज ले लो या पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस। इसको थोड़ा सा उठा के लिखता हूँ ताकि टेढ़ा ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और I आपके पास क्या हो गया, करंट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके यूनिट पर। तो इसका यूनिट क्या है, दा, लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लो। दा, मैंने आपको कहा हुआ है कि कॉपी बना लीजिए ताकि जो मैं काम करवाता हूँ वो आप लिख लें, ताकि बाद में आपको यही जो लेक्चर मैंने दिया है थोड़ा आपको रिवाइज करने का भी मौका मिल सके। द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ओम्स। अब सैम्बल बनाना है तो सैम्बल आप इसका ऐसे बना सकते हैं, उल्टा मटका बना दीजिए, ठीक है, बस उसको बंद नहीं कीजिएगा, खोल दीजिएगा, उल्टा मटका। तो इसका यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट इसका होता है, ऐसा यूनिट इसका है, और ऐसा ही पढ़ोगे आप इसका, ओम्स इसका ये यूनिट है और ये इसका सैम्बल है, SYMBAL सैम्बल, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस की चंद खसूसियत के ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर और ये दोनों एक दूसरे के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बुक में शायद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार कंफर्म करूं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। अच्छा, हाँ सही है। एक चीज़ में थोड़ी सी यहाँ पर हो रही थी गड़बड़, वो समझिए। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, याद रखना। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट और अच्छी तरह फ्लो कर पा रहा होता है। और जब आपके पास जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पर आकर रुक जाते हैं, तो फिर ये रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, शायद ओम्स लॉ में मैंने इसका उल्टा कहा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको सही करें। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना तो रेजिस्टेंस क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं लेंथ के ऊपर बात। तो देखो, लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना बड़ा तार लोगे आप
उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अभी एक फार्मूला है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। इस फार्मूले को रिमूव करते हैं, अब पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखें, रेजिस्टेंस मुख्तलिफ़ तारों के लिए मुख्तलिफ आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। और ये एक डेरिवेशन है जो कि आपने सेकंड ईयर में पढ़नी है, फर्स्ट ईयर में नहीं है ये, ठीक है। आज से 2 साल बाद आप इस डेरिवेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये डेरिवेशन मैं ही पढ़ाऊँ आपको, तो इंटर तक लेके जाऊँ। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास ये होता है R इक्वल टू ये फाई, ये रेजिस्टिविटी है, L अपॉन A। ये देखो मुझे याद है फार्मूले, क्योंकि मैंने एंट्री टेस्ट के लिए याद करे थे। अब L क्या है? L यहाँ पर आया आपके पास लेंथ, LENGHT, लेंथ हो गई। A क्या है? A आपके पास एरिया हो गया। आप एरिया वो वाला एरिया नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, CROSS, क्रॉस, इसको थोड़ा सा ना गैप देके लिखा जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है ये आपने आज से पहले शायद नहीं पढ़ा हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया तो पढ़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं पढ़ा होगा। पहले ये लिख लो, फिर मैं अभी बना के बताता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। आर तो पता है आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और ये जो आपके पास ये जो रॉ का साइन बनाया है ये है आपके पास रेजिस्टिविटी से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टिविटी से आपको न्यूमेरिकल करने के लिए नहीं दिए हैं। तो इसीलिए मैं भी जो है वो आपको रेजिस्टिविटी से न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिंपल न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि आपको ये बात और अच्छी समझ में आए। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वायर नज़र आ रहा है, ये वायर का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो वायर का मुंह है ना, देखो ये वायर है, ये वायर का जो ये वाला एरिया है, ये दिख रहा है जो वाइट वाइट बना हुआ है, और करीब कर देता हूँ, ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसके जो ऊपर का मुंह है ना, उसको बोलते हो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये पूरा एरिया नहीं है, नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद जो मैं कलर कर रहा हूँ ना हिस्सा, वो एरिया है। ये एक ए हो गया, ये दोनों मिलकर ए नहीं बनता, सिर्फ ये ए है, ठीक है। ये A1 कह लो, ये A2 कह लो, ठीक है, ये समझ लो। ये एक एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपके पास, ठीक है, याद रखना। ये दोनों मिलकर ए नहीं बनता, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ ये ए है या फिर ये ए है, अलग अलग ए है, ठीक है। लेंथ तो आपको पता है पूरी बनेगी मिलकर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट आ गया। अब रेजिस्टिविटी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आयरन का वायर है यानी लोहे का, तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू एक ही जैसी आ रही होगी, चाहे आप यहाँ पर रेजिस्टिविटी निकालें या चाहे आप जाकर जो है वो किसी और मुल्क में, तमाम मुल्कों में रेजिस्टिविटी सेम होगी आयरन के लिए। हाँ, अगर आयरन को टेम्पर नहीं कर रखा है, यानी उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ या कुछ और नहीं मिला है। अच्छा, अगर आयरन के अंदर मैं गोल्ड भी मिला दूँ ना, तो भी आयरन इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो है वो गंदा हो जाएगा, यानी उसके अंदर आपने जो है वो मिलावट कर दी। आयरन के अंदर अगर आप कुछ भी मिलाएंगे मिलावट हो जाएगी। किसी भी एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मिलाएंगे तो वो मिलावट ही मानी जाती है, ठीक है। असल में तो मिलावट का मतलब ये है ना कि महंगी चीज़ में सस्ती चीज़ मिला दो। फॉर एग्जांपल दूध है, दूध में पानी मिला दो तो मिलावट हो गई। हाँ, अगर आप एक दूध है और दूध के अंदर आप खोया मिला दो तो वो तो आपकी नज़र में मिलावट नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की नज़र में वो भी मिलावट है। दूध का मतलब है सिर्फ दूध, ना उसमें पानी हो, ना उसमें सोना हो, ना चांदी हो, ना खोया हो, ना कोई और चीज़ हो, सिर्फ दूध हो। पानी का मतलब सिर्फ पानी है, उसमें और कोई चीज़ नहीं हो। अगर कुछ और चीज़ मिलाओगे तो वो इम्प्योरिटी में गिना जाएगा। इसी तरह से अगर पानी के अंदर सोना डालो या मट्टी डालो, दोनों ही इम्प्योरिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि सोना डालोगे तो प्योर कहलाएगा और मट्टी डालोगे तो इम्प्योरिटी कहलाएगी, नहीं, दोनों ही सूरत में इम्प्योरिटीज़ कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने टेम्परिंग करी है, अब वो चीज़ वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, अब वो एक और फिनोमिना, नया फिनोमिना दे रही होगी। तो जब भी केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ज़रा सी चीज़ आगे पीछे करने से मटेरियल के नेचर में फ़र्क आ जाता है। तो ये सब समझ गए। गोल्ड का जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ये बेसिकली कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी आपके पास एक कांस्टेंट है, याद रखना, ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट आपको पता है सेम रहता है। और ये कांस्टेंट किस तरह का है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल है कि अगर गोल्ड की वैल्यू 2 आ रही है इसमें तो आयरन की वैल्यू भी 2 आए, नहीं, आयरन की वैल्यू अलग आएगी। अब वो कैसे अलग आ सकती है, 5, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन दुनिया में जितना भी गोल्ड है उस तमाम की
रेजिस्टिविटी 2 आ रही होगी। ये 2 मैं एज अ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यही वैल्यू होगी, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह गोल्ड की वैल्यू 2 रख दें, रेजिस्टिविटी में अलग आती है रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अगर आयरन 5 है तो हर जगह 5 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा चलो ये तो हो गया। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो ये है कि इस बार आपको, अगर आप लोग लेट वीडियो देख रहे हैं तो मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपके जो है वो MCQ शीट्स मिस हो गई हैं। तो इसमें फिर क्या होगा कि आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स से मुराद होता है कि या तो सबको पूरे दे दिए जाएँ या सबको जो है वो एवरेज नंबर दे दिए जाएँ, इसे ग्रेस मार्क्सिंग कहते हैं। तो ऐसा अभी तक है या नहीं, मैं इसके बाद वाली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो इससे पहले वो वीडियो आ चुकी होगी, ठीक है। अगर लेट देख रहे हैं तो आ चुकी होगी। अगर आज या कल देख रहे हैं, अपलोड होने के बाद टाइम से देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तमाम काम हो गया। अब मैं इसका यूनिट बता देता हूँ। इसका यूनिट आपके पास होता है, देखो ये तो ओम्स है ना, इसका अगर यूनिट निकालो तो ओम्स, तो इसका यूनिट इधर चले जाएगा मीटर। तो इसका यूनिट क्या आएगा आपके पास, कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं। तो इसका यूनिट जो होता है वो आपके पास होता है ओम्स मीटर, ठीक है। ये ओम्स लिखा है, ये मीटर लिखा है, ठीक है। मैं समझ रहे होगे आप लोग बात। अच्छा ये इसका SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट है। SI छोटा सा यहाँ यूनिट लिख देता हूँ। चलो थोड़ा सा बुक से भी हेल्प ले लेते हैं कि देख लेते हैं बुक में कोई चीज़ें मौजूद हैं तो वो हमसे रह तो नहीं कहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ नहीं रही है, तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं मैंने। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो थोड़ा सा ये भी समझ लो कि देखो जितना ज़्यादा, ये फार्मूला क्या बता रहा है कि जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमने कर ली है। जितना लंबा वायर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल एक वायर मैंने इतना लंबा लिया है और एक वायर मैंने इतना लंबा लिया, किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी? चलो आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट खोलो, कमेंट कर दो। पहले सोच लो, सोच लिया, वीडियो रोक लो, देख लो, जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया साइड में हो गया, उससे फिर बताओ। तो फार्मूला क्या कह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसकी कम, क्योंकि ये वायर लंबा है। जो वायर लंबा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया। अब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखते हैं। ये सामने वाला एरिया मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो सामने वाला एरिया ये यहाँ बना रहा हूँ। अब किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया की, A1 की या A2 की, ठीक है। दोनों अलग अलग डील होते हैं। तो आपने बताना है A1 की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या A2 की रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल सही बताया आपने, A1 की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, A2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना बड़ा, अच्छा इसको उल्टा करें, ये गलती हो रही है। इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों कि जितना एरिया बढ़ेगा, जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जितना एरिया कम होगा, जब भी तो इन्वर्सली है ना। इन्वर्सली का मतलब क्या है कि अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो अगर एरिया आपके पास कम है, एरिया आपके पास यहाँ पर कम है ना, तो ये ज़्यादा हो गया। और अगर एरिया आपके पास ज़्यादा हो गया है तो रेजिस्टेंस आपके पास कम हो गई है। तो सिंपल बेसिक टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा बाकी रेजिस्टिविटी तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब आ जाते हैं इसके एक छोटे से न्यूमेरिकल पर। हाँ वो जो मैंने टीवी की एग्जांपल दी थी वो बताता हूँ। आपने पुराने ज़माने के टीवी देखे होंगे, उसके अंदर एक ऐसे नॉब लगा हुआ होता था, ऐसे करके एक नॉब होता था आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए। यानी समझ लो ऐसे करके होता था, यूँ करो तो आवाज़ बढ़ जाती थी, यूँ करो तो आवाज़ कम हो जाती थी। अब होता क्या था, जब आवाज़ तेज़ होती थी तो यानी उसको ज़्यादा करंट मिल रहा होता था, ठीक है, करंट मिल रहा होता था। अब वो जो नॉब था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे ही आप नॉब को उल्टी डायरेक्शन में घुमाते थे या रेजिस्टेंस बढ़ा देते थे, सीधी डायरेक्शन में घुमा लो चलो, जैसे ही आप उसे सीधी डायरेक्शन में घुमाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। जब रेजिस्टेंस बढ़ती थी ना तो कम करंट जाता था स्पीकर में और स्पीकर हल्के बजते थे, हल्के आवाज़ प्रोड्यूस करते थे, हल्की आवाज़, लाउड साउंड। क्या कहते हैं, लाउड तो नहीं कहेंगे, लाउड का अपोजिट क्या होता है, लिटिल, लिटिल भी नहीं हो तो उसका सिनोनियम बन जाएगा। लेस साउंड प्रोड्यूस करता था, ठीक है, तो कम साउंड पैदा करता था। अब जब आप रेजिस्टेंस को कम कर देते थे उल्टी साइड पे घुमाकर तो स्पीकर में ज़्यादा करंट जाता था, रेजिस्टेंस थी ये बेसिकली। तो जब आप रेजिस्टेंस कम कर देते थे तो ज़्यादा करंट चाहता था स्पीकर में और वो तेज़ बजता था। याद रखिएगा आपको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको उतना ही करंट चाहिए जितना चीज़ चलाने के लिए ज़रूरी है।
ज़्यादा करंट मिलेगा तो आपकी चीज़ें उड़ जाएंगी। कहते हैं ना वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है चीज़ें बंद कर दो वरना उड़ जाएंगी, तो उसका मतलब यही होता है कि करंट आपको ज़्यादा मिल रहा है उस वक्त, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो आप जब वोल्टेज जब वो नॉब घुमाते थे KNOC के नॉब जब आप घुमाते थे तो क्या होता था, रेजिस्टेंस बढ़ती थी, स्पीकर में करंट कम जाता था, वो हल्के बजते थे। जब आप पीछे की तरफ कर देते थे तो फिर और तेज़ हो जाते थे वो स्पीकर्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर, फिर अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। 20 मिनट हो गए। देखें ये टॉपिक में 2 टॉपिक्स थे, रेजिस्टेंस था और रेजिस्टिविटी थी, इसलिए टाइम लगा। सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो जल्दी हो जाता। तो न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल चल रहा होगा, एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है इसमें। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ 5 calculate the resistance if 5 ampere of electric current flow through a conductor having potential difference between 2 points is equal to। रेजिस्टेंस पता करनी है। गिवन डेटा लिख लीजिए, ये न्यूमेरिकल आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा, ये आ सकते हैं पेपर में। गिवन डेटा 2 पॉइंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर आगे आपको इस्तेमाल करना है, तो इसलिए लिख लीजिएगा। तो आपको करंट कितना दिया इन्होंने, कह रहे हैं ना कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और आपको करंट का यूनिट भी पता है, एम्पेयर होता है। करंट इसके बाद वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बल्कि पढ़ चुके हैं हम पहले। तो ये 5 एम्पेयर हमारे पास करंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, 15 वोल्ट का। ये सैम्पल है, ये यूनिट है वोल्ट का, ठीक है। तो बेसिकली आपने बताना कुछ नहीं है, बस बेसिकली आपने फार्मूला लगाकर ये बता देना है कि रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट चाहो तो ये फार्मूला लगा लो, ठीक है, ये लगा लो, या वो ओम्स लॉ लगा कर लो। तो मैं डायरेक्ट जो है वो यही लगा लेता हूँ, I/V, ठीक है। देखो ये रहा फार्मूला, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, तो V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो जब V इक्वल टू IR को सेट कराओगे तो I नीचे आएगा ना। तो V कितना है 15 और I कितना है 5। ये कितने पर आता है, 1 पर आता है 5 के टेबल में, ये 3 पर आता है। तो रेजिस्टेंस कितनी आई आपके पास, 3 ओम्स आई। चाहे तो ऐसे लिख लो या चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, 3 ओम्स, लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर यही है, इसको ज़्यादा बेहतर कहूँगा। हाँ अगर ये भी लिखते हो तो आपके पास यूनिट दोनों सूरत में सही आएगा, ठीक है। 3 ओम्स आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस आ रही है, और ये बिल्कुल सही है। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, कुछ इसमें ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। हाँ अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए।